चल अब स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग कर रहे हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में कल हमने 2 टॉपिक्स किए थे, सब लोग ध्यान इधर देंगे। ओनर्स फंड में हमने 2 टॉपिक्स किए थे। एक था ट्रेड क्रेडिट, जिसके अंदर हम सामान उधार पे खरीदते हैं, और दूसरा था पब्लिक डिपॉजिट, जिसके अंदर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी होती है और उसके बाद जो लोगों को अच्छा लगता है वो आके कंपनी में पैसा देकर जाते हैं। इजी था वो सोर्स, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। अब हमारे पास जो थर्ड सोर्स है विच इज क्वाइट फेमस इज डिबेंचर्स। जब आप 12th में आ जाओगे तो आप इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री सीखोगे। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें होती क्या है? एज सच इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। कोई इसकी वैल्यू नहीं है खास, बट ये कमिटमेंट है कंपनी की, और कंपनी उस कमिटमेंट को लिख के देती है, इसलिए वो काम की चीज है। जैसे बैंक में कैसे एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट, तो वो क्या होता है, एक पेपर मिलता है आपको और उसमें बैंक ऐसा बोलती है कि हाँ तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास पड़ा है और मैं तुमको इतने टाइम के बाद दे दूंगा। ये भी ऐसा ही है। ये भी एक तरीके का पेपर नोट है, जिसके अंदर आप कंपनी को पैसा देते हो और कंपनी आपको बोलती है कि हाँ हम तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, और इस पैसे के साथ साथ हम तुमको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे। सो इसे कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर बोलो, डिबेंचर स्टॉक बोलो, बॉन्ड बोलो, वो सब चीजें एक तरीके का। ये वर्ड लिखना है आपको। कल मैं यस आपको होमवर्क देना भूल गई, मैं आज सेंड करूंगी आपको होमवर्क अभी क्लास के बाद। सो क्या होता है? डिबेंचर्स एक तरीके की कॉमन सिक्योरिटीज है, जो कंपनी, जैसे कंपनी ऐसे बोलती है ना कि मैं शेयर सेल कर रही हूँ, मैं प्रेफरेंस शेयर सेल कर रही हूँ, ऐसे यहाँ पे कंपनी बोलती है कि मैं डिबेंचर सेल कर रही हूँ। एक तरीके की सिक्योरिटी है। कंपनी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि मैं तुमको एक्स पर्टिकुलर ईयर्स तक, जितना भी वो बोले, तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी, और उसके साथ साथ मैं तुमको इंटरेस्ट पे करूंगी। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये कंपलसरी पेमेंट है। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड में कैसा था कि भाई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो डिविडेंड नहीं देगी। बट डिवेंचर्स में ऐसा नहीं है। डिवेंचर्स में अब कंपनी प्रॉफिट कमाए कि लॉस में जाए, कंपनी को डिवेंचर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है जनरली। डिबेंचर्स का दूसरा नाम क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी भी है। डिबेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, बिकॉज कंपनी हैव टू पे टू देम। से एक बार फिर से बताती हूँ, ये सब जो चीजें हैं, ये सब एक पेपर ही है, बस इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो वोट मिलता है करने को, बट डिविडेंड फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करो तो वोट नहीं मिलता, बट डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, पर पे तभी होता है अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब। और डिबेंचर्स में वोटिंग राइट नहीं है, डिविडेंड नहीं, इस पे इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे इररिस्पेक्टिव कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, लॉस हो उसको, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड कंपलसरी है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स है, लेकिन इफ ओनली कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, एंड डिबेंचर्स के अंदर इट इज फिक्स irrespective whether the company is earning profit or not.
होप इतना समझ आया। तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है, ये कह के कि हाँ हमारे पास तुम्हारे पैसे हैं और हम तुम्हें वापस कर देंगे। यहाँ पर एक बार पॉज लेती हूँ। इससे पहले जो हमने किया था वो पूछती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले कृतिका, हमने कल पब्लिक डिपॉजिट किया था, एक बार मुझे ब्रीफ में बताओ व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट। दीदी पब्लिक डिपॉजिट में कोई फर्म है ना न्यूज़पेपर में ऐड डालती है कि जनरल पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए। परफेक्ट, वेरी गुड। सिया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ डिफरेंस बताओ मुझे। सिया आप सुन रहे हो? हाँ मैम एक वो पेजेस खोल के नहीं बताना है, वो आपको अपने माइंड से बताना है कि क्या था। सिया क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। दीदी मैं ट्राई करूँ एक बार, मतलब थोड़ा। ठीक है सिया, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी मैं अभी। यशु आप ट्राई करो। इक्विटी शेयर ओनरशिप बताते हैं कंपनी में, हम्म। और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो डिविडेंड जब रिसीव होता है या रीपे अपन कैपिटल करते हैं तब होता है। पता नहीं, थोड़ा नहीं। गलत इसीलिए है। इसीलिए मार्क्स कट करती है टीचर, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हो वो टीचर के माइंड तक पहुंचा नहीं। नहीं नहीं, मार्क्स तो इस बार गलत फालतू में कट किए हैं। ऐसा। हाँ अरे दीदी, 4 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें लाइक पूछा था 4 अकाउंट, वो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट और 4 अकाउंट। तो अब हम्म। 4 मार्क का था, चारों अकाउंट लिख दिया और दो दो तीन दो दो लाइन जैसा लिख दिया। हम्म। तो उन्होंने सिर्फ 1 मार्क दिया है। क्यों? बोलती है इसमें मेरे को मिनिमम मेंबर्स भी चाहिए, इसमें 3 4 चीजें बोली थी कि कौन खोल सकता है, इंटरेस्ट कितना है, ऐसा उनको हर दीदी अकाउंट का चाहिए। 4 मार्क में तो चारों अकाउंट का। तो ऐसा तो कहाँ बुक में लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट होता है? एफडी का तो इंटरेस्ट हर बैंक का अलग अलग होता है। चार कुछ दीदी मैम ने जो बेसिस। करवाया उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा ना तो मैम मार्क्स काट देती है। अच्छा, तो आपके मैम ने क्या लिखवाया है वो आप लोगों के पास होता है? कुछ कुछ चीजें मैम लिखने के लिए बोलती है जब क्लासेस में करवाती है तब। तो अच्छा। वो लिख। हाँ तो है, पर अब 4 मार्क के आंसर में दीदी अपन को क्या लगेगा कि 4 अकाउंट लिख दिए, उसमें 3 3 लाइन लिख दी उस अकाउंट के बारे में। तो ऐसे कि 4 मार्क के लिए उतना एक एक अकाउंट का सफिशिएंट है। बट ऐसा हम्म। नहीं है इधर। ऐसा। समझ गई। मतलब ये एक्चुअली शुरू से ही ऐसा देखा गया है कि सिंघवी के टीचर्स पर्टिकुलरली जो क्लास में बताते हैं वही करना पड़ता है। पहले भी आता था ये बच्चों को प्रॉब्लम। बट इसका सॉल्यूशन फिर एक ही है कि आपकी टीचर्स जो लिखवाती हैं वो आपस में एक बार पूछ लिया करो कि क्या लिखवाया है, या मुझे बता दिया करो टीचर ने क्या लिखवाया है, तो वो मैं क्लास में भी करवा दूं। क्योंकि अपन ने जो बुक में किया है वो तो पूरा किया है, पर आपकी टीचर ने अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से लिखवाया है तो फिर वो तो उनको ही पता होगा उन्होंने क्या लिखवाया है। ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल इम्प्रूव, नो प्रॉब्लम। नमन, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस बताओ फटाफट से। मुझे माइक ऑन चाहिए 1 सेकंड में। हम्म। हम्म। हाँ हाँ मैम, क्या आगे? डिफरेंस। ठीक है, और एक केस में मिलते हैं वो आपने ही पहले बताया था, वापस। परफेक्ट, बाकी सब लोग भी सुनते जाओ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर सकती हूँ। हाँ नमन, आगे। हम्म।
ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ कि इस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर क्यों है? ठीक है, और एक और चीज में प्रेफरेंस मिलती है। करेक्ट। तो इसका नाम प्रेफरेंस शेयर इसलिए होता है क्योंकि एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पहले इनको पैसा मिलता है, बाद में इक्विटी को पैसा मिलता है, तो हमने इनको प्रेफर किया। एंड ऑल्सो डिविडेंड पे करते टाइम भी पहले हम इनको पैसा देते हैं, प्रेफरेंस वालों को, फिर बाद में इक्विटी को देते हैं। तो हम दो केसेस में इनको प्रेफर करते हैं, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। बाकी नमन ने बिल्कुल करेक्ट बताया। तनिषा, आप मुझे बताओ, कल हमने किया था ट्रेड क्रेडिट, क्या होता है ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट मतलब हम अभी सामान लेके जाते हैं, फिर उसको मीन्स उधार जो बोलते हैं कि बाद में पेमेंट करेंगे हम लोग 3 दिन बाद 4 दिन बाद। करेक्ट। शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। परफेक्ट, वेरी गुड। फिर इसके बाद त्रिशा, आप मुझे बताओ, जीडीआर और एडीआर में क्या डिफरेंस है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रिसीट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में? मैम जीडीआर इक्विटी ऑफरिंग्स होता है, मतलब जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होता है, मतलब एक इंटरनेशनल बैंक के थ्रू करता है। और जो एडीआर होता है वो मतलब सिर्फ यूएसए के सिटीजन ही कर सकते हैं वेरी गुड। इशू। ना ना ना, यहाँ पे कौन सी कंपनी कौन सी कंट्री इशू कर रही है और कौन सी बाय कर रही है, वो एक बार क्लियर करो। मतलब मैम एडीआर में सिर्फ यूएसए इशू कर रही है और बाकी सब बाय कर सकते हैं। मैम ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। उल्टा उल्टा, जीडीआर और एडीआर दोनों के अंदर इंडिया सेल कर रहा है, इशू मतलब सेल। तो जीडीआर भी इंडिया सेल कर रहा है बाहर, और एडीआर भी। ओके मैम। और जीडीआर के अंदर पूरा इंटरनेशनल मार्केट में से कोई भी बाय कर सकता है, पूरा ग्लोबल मार्केट। और एडीआर में अमेरिका में ही सिर्फ बाय होता है। सो इफ वी वांट टू सेल आवर शेयर्स इन अमेरिका, we'll issue ADR, American Depository Receipt. And if we want to sell shares outside America or anywhere else, then we'll sell GDR. तो ADRs और GDRs में India is issuing to other country. श्रेया, आप मुझे बताओ, IDR क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट? दीदी मैं इस टॉपिक में एब्सेंट थी। मैं अच्छा, बताऊं? हाँ बताओ। इसको खाली इंडिया के सिटीजन इशू कर सकते हैं। नहीं, दीदी बाहर के कंट्रीज वाले हमारे कंट्रीज में। करेक्ट। आप लोग इशू वर्ड कहीं पर भी मत लगा दो। जिस कंट्री के पहले आप लोग इशू बोलोगे ना, उसका मतलब वो कंट्री सेल कर रही है। आईडीआर ओके, तो इसमें इंडिया एक्सेप्ट कर रही है, बाय कर रही है। करेक्ट। हाँ बाय कर रही है। हाँ, इसमें फॉरेन कंट्री इशू कर रही है इंडिया को, ऑपोजिट है ये। ठीक है, तो जीडीआर और एडीआर में हम लोग बाहर बेच रहे हैं, और आईडीआर के अंदर बाहर वाले हम खरीद रहे हैं। बेच रहे हैं। ओके, ग्रेट। दीदी जीडीआर में तो इंटरनेशनल नहीं होता है ना, सिर्फ मतलब सारे कंट्रीज कर सकते हैं ना। मतलब बेच हम रहे हैं, खरीद कोई भी कंट्री सकती है। इंडिया इशू कर रही है ग्लोबल मार्केट में किसी भी कंट्री को, और एडीआर में इंडिया इशू कर रही है अमेरिका को। तो एडीआर और जीडीआर में वी आर द सेलिंग पार्टीज एंड दोज कंट्रीज आर द बाइंग पार्टीज। आईडीआर में उसका उल्टा, वो लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग उसमें बाय कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, डन। और अभी अभी जो मैंने डिबेंचर्स के बारे में समझाया, कोई भी जिसको ज्यादा समझ आया वो माइक ऑन करके बताओ कि डिबेंचर्स क्या था। दीदी डिबेंचर्स भी एक स्टॉक की मतलब स्टॉक की तरह ही एक सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी होल्ड करती है, शेयर होल्डर से लेती है, डिबेंचर होल्डर से। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, आप लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ करते हो। डिबेंचर होल्डर से लेकर सिक्योरिटी होल्ड करती है, ऐसा नहीं। द प्रॉपर लैंग्वेज इज debentures is a security which the company sells to the debenture holders and they give money in return.
सो कंपनी डिबेंचर्स दे रही है, डिबेंचर ही एक सिक्योरिटी है, तो कंपनी इज सेलिंग द डिबेंचर्स एंड इन रिटर्न वी गेट द मनी। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे ये इंटरेस्ट हमको पे करना ही पड़ता है। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि हम बोरोड फंड का टॉपिक कर रहे हैं, तो ये बोरोड फंड है। डिबेंचर होल्डर को हम हमारा ओनर नहीं कह देते। डिबेंचर होल्डर विल नॉट बी द ओनर, डिबेंचर होल्डर विल बी आवर creditor, and I'm quite sure creditor you know to whom we have to make payment. So कंपनी के लिए वो डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर। कंपनी को पता है कि 4 साल 5 साल के बाद मुझे इस बंदे को इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या वापस करना पड़ेगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज ध्यान रखना, शेयर्स के केस में डिविडेंड वर्ड यूज होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट वर्ड यूज होता है। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है पर लैंग्वेज डिफरेंस है। तो शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिखना, शेयर्स के ऊपर जो लिखते हैं वो डिविडेंड होता है, और डिबेंचर्स के ऊपर जो होता है वो इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, ये कंपल्सरी पेमेंट है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर इस साल लॉस किया, सॉरी हम तुमको इंटरेस्ट नहीं देंगे। नहीं, इट इज कंपल्सरी टू पे। अगर आप उनको पे नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो दीदी ये लोग उसके लिए फिर अग्रीमेंट बनाते होंगे ना? हाँ, एक पेपर होता है, मतलब आपको वो पेपर मिलेगा श्रेया, उसमें ऐसा लिखा होगा कि श्रेया इज द डिबेंचर होल्डर, हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमने तुमसे इतना पैसा लिया है, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको एवरी ईयर 10% फॉर एग्जाम्पल पे करेंगे। इन केस किसी साल आपको वो 10% नहीं आता तो आप चाहो तो केस कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, तो इट इज कंपल्सरी। प्रेफरेंस डिविडेंड में ना वो बहाना बना सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो चलता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रूल ऐसा बोलता है कि प्रॉफिट होगा ना तभी कंपनी डिविडेंड देगी, तो उस केस में कंपनी बच सकती है पेमेंट करने से। बट डिबेंचर्स का रूल ये बोलता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, पेमेंट तो तुमको करना ही पड़ेगा। फोर्थ इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मीनिंग समझो, गिरवी रखना। काफी बार क्या होता है, जैसे मैं कंपनी हूं, आप लोग मेरे डिबेंचर होल्डर्स हो। डिबेंचर होल्डर्स मतलब क्या? आपने मेरी कंपनी को पैसा दिया है और मैंने आपको डिबेंचर्स दिए हैं। यू हैव माई डिबेंचर्स। अब ऐसा काफी बार होता है कि मैं मेरा सपोज घर या मेरी कोई कार, कुछ भी चीज गिरवी रख देती हूँ आप लोगों के नाम पे। मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं आपको ये पेमेंट करूंगी 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैंने 5 साल के बाद वो पेमेंट नहीं किया तो तुम वो मेरी चीज बेच के पैसा ले लेना। मतलब मैं इतनी सिक्योरिटी दे रही हूँ आपको, इतना श्योरिटी दे रही हूँ कि 5 साल के बाद मैं ना दूं ना, तो ये पेपर आज ही तुम्हारे नाम पे कर रही हूँ, 5 साल के बाद उसको बेच के तुम पैसा ले लेना। ये कंपलसरी नहीं है करना, बट ज्यादातर हो जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे कुछ एसेट्स गिरवी रखे हुए होते हैं। बाय चांस कंपनी पे ना कर पाए तो डिबेंचर होल्डर्स मिलके वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज रिडीमेबल। अगर आपके हाथ में बुक है तो उसके ऊपर लिख लो, रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्न करना पैसा, या आप रीपेमेंट भी बोल सकते हो। जैसा आपको इक्विटी शेयर में बताया था, फिर से बताती हूँ, इक्विटी शेयर अगर एक बार बेच के पैसा आता है ना, कंपनी वो पैसा कभी वापस नहीं करती। वो कंपनी का लाइफ टाइम का पैसा है, परमानेंट पैसा है, रिटर्न ही नहीं करना होता वो पैसा कभी। लोग आपस में एक दूसरे को बेच बेच के प्रॉफिट लॉस करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कंपनी कभी भी पैसा रिटर्न नहीं करती 2 साल 5 साल 10 साल में।
वो कंपनी का परमानेंट पैसा होता है। लेकिन दीदी समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ये फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ, इनका तो मैं समझा रही हूँ। जो मैंने अभी इक्विटी वाला बोला वो समझ आया? नहीं दीदी, एक बार बताओ ना। फिर से बताती हूँ। जैसे मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है? अभी जोमैटो कंपनी थी, पेटीएम कंपनी थी। पेटीएम तो नाम सुना है हमने, जोमैटो सुना है। इन दोनों कंपनीज ने ताजा ताजा इक्विटी शेयर सेल किया है, ठीक है? अब जिसको अच्छा लगा, जोमैटो को तो थोड़ा टाइम हो गया, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने उसका शेयर खरीदा था। तो मैंने कंपनी को पैसा दिया, ठीक है? कंपनी को मिल गया वो पैसा, कंपनी ने मुझे शेयर्स दिए हुए हैं, मेरे पास वो शेयर्स हैं अभी। तो मैंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मुझे शेयर दिया। अब जो पैसा मैंने आज कंपनी को दिया ना, और मेरे जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने ऐसा पैसा दिया कंपनी को, वो कंपनी हमें वो पैसा रिटर्न नहीं करने वाली। वो कंपनी का हो गया पैसा। 1,000 करोड़ के करीब मेरे ख्याल से जोमेटो ने पैसा लिया था। वो पैसा पता नहीं कितना करोड़ था, वो देखना पड़ेगा, बट वो पैसा जोमेटो कंपनी का परमानेंट हो गया है। दे विल नॉट रिटर्न टू अस। ना 2 साल में, ना 5 साल में, ना 10 साल में वो हमें नहीं मिलेगा पैसा। तो फिर हम सोचेंगे कि फिर मैंने पैसा दिया ही क्यों है उसको। अगर वो मुझे वापस ही नहीं करने वाला कभी पैसा, तो मैंने क्यों शेयर खरीदा उसका? क्योंकि इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। अब जैसे मैंने है ना उसका शेयर खरीदा हुआ है 180 रुपीज में, ठीक है? अभी वो 150 जैसा चल रहा है। तो अगर कोई बाय चांस 180 में मुझसे खरीदना चाहेगा तो मैं उसको बेच दूंगी, वो किसी और को बेचेगा। कभी शेयर 180 की जगह पे 200 हो गया तो मैं सेल कर दूंगी, कोई सामने वाला खरीद लेगा। मतलब मुझे वो पैसा कंपनी अब वापस नहीं करने वाली। मुझे वो पैसा अपनी कंट्री के लोगों में से ही किसी को बेचना पड़ेगा शेयर। तो जब तक, अब जैसे शेयर में चल रहा है प्राइस 150 और मेरा प्राइस 180 है, तो अभी कोई मुझसे तो खरीदेगा नहीं। कोई बोलेगा मैं इससे 30 रुपए महंगा क्यों खरीदूं जब मार्केट में 150 का मिल रहा है। इसीलिए मुझे वो रखना पड़ रहा है शेयर। जिस दिन वो 180 से ऊपर जाएगा, मैं किसी को ऑफर करूंगी कि तुम खरीद लो, वो खरीद लेगा, मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। सो इन अ नटशेल कहने का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी वापस नहीं करती कभी भी। वो एक शेयर होल्डर किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच बेच के ऐसे चक्री घुमा घुमा के कमाता रहता है, नुकसान करता रहता है। लोग आपस में ट्रेड करते हैं, कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं होता। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया अभी यशु एंड एवरीबॉडी? हाँ दीदी, अब आया समझ। हाँ। तो इक्विटी शेयर का पैसा वंस द कंपनी गेट्स, दे विल नेवर रिटर्न। और रिटर्न को हम यहाँ पे रिडीम बोलते हैं। तो दे विल नेवर रिडीम। बट प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर ये डिबेंचर्स हो, दे आर रिडीमेबल। मतलब प्रेफरेंस शेयर सेल किया हो या डिबेंचर सेल किया हो, कंपनी को वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। कंपनी ऐसा बता देती है कि 5 इयर्स में हम तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे, 10 इयर्स में दे देंगे, 2 इयर्स में दे देंगे। तो कंपनी ने जितना भी टाइम बताया, उस टाइम पे कंपनी को हमको वापस पे करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इनका पैसा कंपनी वापस करती है। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी वापस नहीं करती। ठीक है? 2 पॉइंट्स है, हम कर लेते हैं। 6th पॉइंट है नो वोटिंग राइट। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि वोटिंग राइट सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को छोड़ के किसी को वोटिंग नहीं मिलता। ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ना एडीआर, जीडीआर, आईडीआर को, ना पब्लिक डिपॉजिट को, ना ट्रेड क्रेडिटर को, ना डिबेंचर्स को। जितने पॉइंट्स हमने पढ़े, किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही मिलता है। ये याद रखना। आगे भी जितने पढ़ेंगे उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। सो डिबेंचर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है।
एंड इफ यू रिमेम्बर, जो नमन भी हमको 2 बार बता चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एक कंडीशन में मिलता है वोटिंग राइट। अगर हम उनको 2 साल तक डिविडेंड कंटिन्यूअस पे नहीं करते तो फिर तीसरे साल से वो लोग वोट करना चालू कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, बट उनको तो एक कंडीशन है उसमें मिलता है। बट डिबेंचर्स को तो कभी भी वोट करने नहीं मिलता, नेवर। एंड द लास्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। जैसा आपको उसका नाम सुन के दिख रहा है, ट्रस्टी का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा। डबल ई इसलिए है क्योंकि वो एक पर्सन है जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हु इज अ ट्रस्टी? अ ट्रस्टी इज अ पर्सन whom we trust। इसको क्यों अपॉइंट किया है? इसको जैसे सपोज मैंने, आप लोग मेरे डिबेंचर होल्डर्स हो, मैंने आपके नाम पे मेरा घर गिरवी रखा है कि भाई मैं आप सबको 10 साल के बाद इतना पैसा देना चाहती हूँ, अगर मैं ना दे पाऊं तो मेरा घर बेच के पैसा ले लेना। ऐसा मैंने आपको आज प्रॉमिस किया, एकदम अच्छा सिंसियर। बट क्या आप लोग रोज देखने वाले हो कि मैं क्या कर रही हूँ मेरी कंपनी में? हो सकता है मैं झूठ बोल के आपको ऐसा किया, हो सकता है 1-2 साल के बाद मैं किसी तरीके से फ्रॉड तरीके से अपना घर बेच दूं और आप लोग इसी भरोसे में हो कि आपको मैंने अपना घर गिरवी रखा हुआ है। सो बिकॉज यू पीपल आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पर तो आप 7 लोग हो, कंट्री में तो 130 करोड़ लोग हैं, तो हर कोई तो आके कंपनी में ध्यान नहीं दे सकता ना कि क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सो इसीलिए हम एक इंसान अपॉइंट करते हैं जिसको हम डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। ये जो ट्रस्टी है ये आप लोगों के बिहाफ पे कंपनी में रहता है और चेक करता रहता है कि कंपनी कुछ गलत ना करे आप लोगों से रिलेटेड। सो इन शॉर्ट, बिकॉज हर डिबेंचर होल्डर कंपनी में ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए वो लोग मिलके एक इंसान अपॉइंट कर देते हैं जिसको डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। और वो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी में चेक करता रहता है कि वो सारी, लीगल टर्म्स में बोलूं तो सारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो, ऑब्लिगेशंस मतलब उससे रिलेटेड लायबिलिटी। सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये ट्रस्टी वो चेक करता रहता है। तो और किसी में ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हुआ था, सिर्फ ये पहला बंदा, पहले सिक्योरिटी है जिसमें ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है। होपिंग कि ये पूरा क्लियर हुआ कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। इस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपलसरी हमको पे करना होता है, तुम प्रॉफिट कमाओ कि लॉस करो, और इसको हमको कुछ टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर देना पड़ता है। और कितने टाइम में हम रिटर्न करेंगे वो भी हम पहले ही बता देते हैं कि हम इतने टाइम में तुमको रिटर्न कर देंगे पैसा, फिर तब तक पे करना पड़ता है और इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। ये फिनिश हुआ डिबेंचर्स। पूरी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को आएंगी, थोड़ा मुश्किल भी होता है वो चैप्टर 12 का। तो कॉन्सेप्ट कि डिबेंचर्स है और उस पे इंटरेस्ट हमको पे करना है, दैट्स इट। वन होमवर्क टू रीड, एक ये शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस रीड कर लेना। एंड कुछ क्वेश्चंस टर्म 1 से रिलेटेड मैं लिखने को दे रही हूँ, वो लिख के मुझे भेज देना ताकि मैं चेक कर लूँ कि आप कैसा लिख ठीक रहे है, हो। आप ग्रुप में भेज रहे हो ना? अभी भेज रही हूँ, कल मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं अभी लिख के हाँ। आपको भेज रही हूँ ग्रुप में। ओके, ठीक है, चलो बाय। बाय।